11th के बच्चों के लिए वन शॉट वीडियो है, एक तरह से आप देख लेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु संरचना के जितने भी फॉर्मूला हैं उस फॉर्मूला को, और थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को, जिससे आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको बनाने में आसानी होगा और हर एक परीक्षा को सॉल्व करने में आसानी होगा। और जेईई नीट वाले बच्चे भी देख लेंगे, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है एटम, एटम का मतलब हो गया जो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आधुनिक सिद्धांत के अनुसार इसको डिवाइड किया गया और डिवाइड करने के बाद इसमें 3 सब पार्टिकल्स थे, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज, या इलेक्ट्रॉन पे पहले माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन में 2 वैज्ञानिक हैं, ठीक है। एक आपका गोल्डस्टीन है, ठीक है, और एक है आपके रदरफोर्ड, ठीक है। एक गोल्डस्टीन है और एक कौन है? रदरफोर्ड है। तो यहाँ से आप जान लीजिएगा दोनों वैज्ञानिक का इसमें स्थान है। गोल्डस्टीन जिन्होंने धनावेशित कण का खोज किया था, और बाद में इसी को प्रोटॉन कहा गया, ठीक है, इसको प्रोटॉन कहा गया रदरफोर्ड के द्वारा। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। और न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक, याद रखिएगा। अब चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की बात करें 1+1.6 इंटू 10⁻19, और इस पर कोई चार्ज 0 होता है, मतलब नहीं होता। अब जब हम लोग एटम बनाते हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बॉन्डिंग बना हुआ रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। और ये जो फोर्स होता है, फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इसी तरह से इसका नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स काम करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज का। ट्रिक होता है ईट पर नॉच। ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन, पॉ से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, नॉ से न्यूट्रॉन, चौ से चैडविक। तो याद रखिएगा इस ट्रिक को, ईट पर नॉच। अब यहाँ से हम लोग, चूंकि हमारा काम है अभी आज फॉर्मूला के बारे में बताना, जिससे आपको क्वेश्चन बनेगा। तो आइए पहला आपको हम फॉर्मूला पे आते हैं। जो आपका ये एटम्स होता है, कोई भी एटम्स जिसको हम लोग मान लो एलिमेंट्स का एटम्स मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स। अब नीचे जेड लिखा होता है, ऊपर ए होता है। नीचे वाले को परमाणु संख्या कहते हैं, ऊपर वाले को परमाणु भार कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है आपका, या परमाणु द्रव्यमान लिख लीजिए। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपको पढ़ाया गया है, आगे चल के हम पढ़ाएंगे। या आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि किसी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में होता है, यानी P+N। तो फॉर्मूला परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है? A = P+N होता है। N क्या होता है यहाँ पर? तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। N क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है। P क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होती है। P क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। Z क्या होता है? परमाणु संख्या। A क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। यहाँ से आप N का फॉर्मूला निकाल लेंगे। N = क्या हो जाएगा? A-P। क्या हो जाएगा? A-P। अब यदि परमाणु धनावेशित हो, यदि परमाणु उदासीन हो या न्यूट्रल हो, एटम्स क्या हो? यदि न्यूट्रल हो, इस पे चार्ज 0 हो, तो याद रखिएगा E = P Z, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के कॉन्सेप्ट को समझना हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज याद रख लीजिएगा आगे वाले टॉपिक को समझने के पहले,
कि आपसे कई बार पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अस्थायी कौन होता है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन क्या होता है, अस्थायी होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, तो याद रखिएगा सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, जो कि होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब यहां से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और कह दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन का 1/1837वां भाग होता है। इस चीज को याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन का कितना भाग होता है, तो याद आपको रखना है कि 1837वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आगे कुछ टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि आगे क्या करना है। 1837 ने माफ कर दीजिएगा 836वां भाग होता है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है समस्थानिक, जहां से क्वेश्चन आता है। समस्थानिक क्या होता है कि जिसमें परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। संभारिक, संभारिक क्या होता है, जिसमें परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार क्या हो, समान हो। समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। एक सम इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कई जगह क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, देखते चलेंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन आता है, जैसे Na+ में कह देगा आपको कि इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। कई बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा कि हमने आपको बताया जब जीरो होता है चार्ज तब E = P = Z होता है, लेकिन जब प्लस होगा तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कमी होगा। अब माइनस का मतलब क्या होगा, उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन का वृद्धि, याद रखेंगे। अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो प्रोटॉन क्या हो गया, 11। एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। न्यूट्रॉन कितना होगा, तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, 23 में से 11 को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा 12। तो समझ गए होंगे। O2- की बात कर लो तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो P वही हो गया 8। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यदि माइनस है तो जुट जाएगा, प्लस है तो घट जाएगा, माइनस है तो जुट जाएगा। 8 है, 2 माइनस है इसका मतलब 2 जुट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। समझते चलिएगा। न्यूट्रॉन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16 होता है, इस दोनों का अंतर न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाता है परीक्षा में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है समझिए। कह देगा आपको कि यदि इलेक्ट्रॉन, बढ़िया से देख लीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन 16 है, तो उस एलिमेंट्स का सिंबल क्या होगा। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन 16 या परमाणु संख्या सल्फर का, अब इलेक्ट्रॉन उससे क्या है, 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो माइनस मतलब वृद्धि होता है। यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा। तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो कितना आ गया, 2 माइनस। अगर यहाँ प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 24 रहता, 25 रहता, जो संभव नहीं है, इसे समझा रहे हैं, तो जितना ज्यादा रहता उतना कम यहाँ माइनस दे देते। अगर यहाँ प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन उससे कम रहता, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अगर 14 रहता, तो 16 में से 14 गया 2, तो यहाँ 2 प्लस लिखते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं, कि अगर प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो तो चार्ज क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस लिख देंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 10, तो प्रोटॉन 10 किसका होता है, परमाणु संख्या, तो 10 किसका होता है आपको पता होना चाहिए,
तो ये क्या है तो समझ लीजिए, यहाँ 9 कर देते हैं, रुक जाइए, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेते हैं, कितना ले लें, 10 ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन यदि 10 ले लेते हैं और प्रोटॉन ले लेते हैं 11, अब पूछेगा आपसे, तो 11 किसका होता है परमाणु संख्या, तो सोडियम का होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है कि ज्यादा है, कम है, तो कम वाले में क्या होगा, प्लस होगा। कितना कम है, 1 कम है तो 1 प्लस होगा। समझ में आया कि नहीं, प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन यहाँ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम का मतलब यहाँ प्लस, कितना कम है तो 1 कम है 1 प्लस। यहाँ प्रोटॉन कितना है 16, इलेक्ट्रॉन है 18, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा में माइनस, और प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम है कम में प्लस, जितना कम है उतना प्लस, जितना ज्यादा है उतना माइनस। आगे बढ़ना, ठीक है, चलिए। तो ये सब टॉपिक आपको देख लेना है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस को हम लोग समझ लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पर आते हैं, जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला है आपके लिए काफी जरूरी है। जैसे E इजिकल टू होता है Sc/λ, इसको कहा जाता है डी ब्रॉगली समीकरण। अब कैसे आया तो हम साबित किए हुए हैं। E क्या होता है ऊर्जा, H क्या होता है प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू 6.626 गुने 10 पर पावर -34 जूल। C क्या होता है प्रकाश की चाल, कितनी होती है 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा क्या है, तो लेमडा है तरंग लंबाई, याद रखना वेवलेंथ, जिसका यूनिट मीटर या एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है 10 पर पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। इसको साबित हम किए हुए हैं, आज हम साबित नहीं करेंगे, खाली आपको हम फॉर्मूला उस पर न्यूमेरिकल संबंधित वीडियो बनाया है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए आइंस्टीन समीकरण का यूज किया जाता है नहीं, ठीक है, उस समीकरण के हेल्प से डी ब्रॉगली समीकरण निकाला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आप कर लीजिएगा, यदि प्रकाश के विकिरण की तरंग लंबाई 2 गुने 10 पर पावर 4 मीटर है, ठीक है, तो इसकी ऊर्जा ज्ञात करें, इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो तरंग लंबाई लेमडा 2 गुने 10 पर पावर -4, ई बराबर फॉर्मूला Hc/λ। H भी स्थिरांक है 6.626 10⁻⁻⁴। C प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पर पावर 8, लेमडा का वैल्यू 2 गुने 10 पर पावर -4, एनर्जी का मात्रक जूल होता है, कर लेंगे, ठीक है। 10 उड़ा देंगे यहाँ 10 पे पावर 3। अब यहाँ से आप आराम से 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6 13, ऊपर बच गया 3, -34 गुने 8, ऊपर चला गया तो -3, ये ऊपर चला गया तो +4। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना आप आराम से। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा E बराबर Sc/λ को डी ब्रॉगली समीकरण कहा जाता है। अब आगे की कुछ टॉपिक को देखते हैं। एक आपका आता है न्यू बराबर C/λ, जहां न्यू क्या होता है बाबू रे आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हर्ज, क्या होता है हर्ज, Hz को हर्ज कहा जाता है। C क्या है प्रकाश की चाल, लेमडा क्या है तरंग लंबाई। अब यहां से क्वेश्चन आपको दे देगा, दोनों को पलट उलट के, तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे। कह देगा इस पर यदि प्रकाश के विकिरण की तरंग लंबाई 10 तरंग लंबाई 3 गुने 10 पर पावर -4 मीटर है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी।
हम अभी आपको बेसिक फाउंडेशन बता रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि इतना हल्का हल्का सर बता रहे, भारी भारी नहीं बता रहे। अगले वीडियो में एनसीईआरटी का हम आपको टोटल कॉन्सेप्ट सॉल्व कर देंगे, फिर अगले वीडियो में नीट जेईई वाले के लिए भी सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब तक बेसिक फाउंडेशन आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जब आपको बेसिक ही नहीं आएगा। तो बेसिक समझा रहे, समझ लीजिए। तरंग लंबाई, तो तरंग लंबाई लेमडा होता है, तो 3 × 10⁻⁻⁴। न्यू का फॉर्मूला क्या है, c/λ। c कितना है, 3 × 10⁻8। लेमडा क्या है, 3 × 10⁻⁴। अगर यूनिट की बात करें तो मीटर/सेकेंड, और इसका क्या होता है, लेमडा का मीटर होता है। 3 3 कट गया, 8 ऊपर चला जाएगा, +4 हो जाएगा, और मीटर मीटर कट जाएगा भाई, ऊपर आके पर सेकेंड हो जाएगा। तो 10⁻12 पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं हर्ट्ज। तो याद रखिएगा इसको। आगे हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अब इसी प्रकार से आप उम्मीद है कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिख देते हैं, समझ में आ रहा होगा। आगे का फॉर्मूला है हमारा तीसरा, न्यू बार = 1/λ। न्यू बार किसको कहते हैं, तो तरंग संख्या को कहते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा आपको, पर मीटर या पर सेंटीमीटर। तो यहां से आप करके निकाल लेंगे इसको भी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तीनों चारों इसका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां से क्वेश्चन काफी मात्रा में आपसे पूछा जाता है। फिर एक है आपका, यहां से क्वेश्चन आता है न्यू नोट क्या होता है, तो याद रखना थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड आवृत्ति इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी में इसको कहते हैं देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। एनसीईआरटी में इसका बना हुआ है आपको फिगर। क्या होता है देहली आवृत्ति या देहली तरंग लंबाई, यानी नोट जिसमें लगाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में वो देहली बन जाएगा। अगर लैम्डा नोट की बात कर लें तो ये भी हो गया देहली तरंग लंबाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ई नोट की बात कर लें तो देहली एनर्जी हो गया, ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कहा गया है, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं से समझा देते हैं। यहाँ लाइट पड़ेगा, ये मेटल है, और मेटल जनरली रूबिडियम, सीजियम, पोटेशियम का बना होता है। यहाँ से लाइट डाला गया इस मेटल के सरफेस पर, धातु की सतह पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। इसी प्रोसेस को आप लोग पढ़े होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। और इसमें क्या कहा गया है कि वह न्यूनतम आवृत्ति या वह न्यूनतम तरंग लंबाई जो भी हो, वह न्यूनतम आवृत्ति प्रकाश की हो जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो, उत्सर्जन हो, निकलने लगे धातु की सतह से टकराने पर, उसी न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं हम लोग, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। कहीं अगर देहली आवृत्ति का हो तो E नॉट = फॉर्मूला हो जाएगा h न्यू नॉट, क्योंकि एक फॉर्मूला ये भी होता है E = h न्यू। ये प्रकाश की ऊर्जा, h स्थिरांक, और क्या है प्लांक स्थिरांक, और न्यू क्या है आपका आवृत्ति है, ठीक है। तो ई नोट रहेगा तो एच न्यू नोट हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, और बनता ही है तो अच्छे से कर लेना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की पड़ाव पर जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हम आपको बता देते हैं। अब आप लोग परमाणु संरचना में पढ़े होंगे बोर मॉडल, क्योंकि इसके बाद रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर का मॉडल आया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, घूमने के दौरान ना एनर्जी इमिट करता है, ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना उत्सर्जन करता है, ना लेता है। और जब वो अपने सेल को चेंज करेगा, ऑर्बिट को चेंज करेगा या सेल को भी चेंज करेगा तो एनर्जी देगा या लेगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी चाहिए, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी वो त्यागेगा। तो अब आगे कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं। तो उसी तरह आता है फॉर्मूला, बोर साहब ने बोर त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला बताया था। क्योंकि जो न्यूक्लियस में यहाँ पर जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो रेडियस होगा, वो रेडियस जानने के लिए इन्होंने बताया कैसे जान पाएंगे। तो एक फॉर्मूला इन्होंने बताया जिसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं।
आर एन इजकल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। याद रखिएगा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा एन ऑर्बिट की संख्या हो गई, ठीक है। याद रखिएगा एन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल हो गया। और यदि कहेगा दूसरे कक्षा के लिए निकालने के लिए, तो एन के लिए क्या डाल देंगे बाबू रे, 2 डाल देंगे, एन का 2 डाल जाएगा। जेड क्या होगा, परमाणु। तो जनरली याद रखिएगा बोर ने किसके लिए दिया, तो जेड इजकल टू 1 के लिए दिया अपना मॉडल। तो कौन कौन है, या रीडबर्ग कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन दिया इन्होंने, तो हाइड्रोजन के लिए He+ के लिए, Li2+ के लिए, यही काम करेगा यहाँ पर। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो Z इजकल टू 1। तो अगर हाइड्रोजन के दूसरे कक्षा का मांगेगा, तो चूंकि नील्स बोर ने मैक्सिमम हाइड्रोजन के लिए दिया था, तो याद रखिएगा। तो Z इजकल टू 1 हो जाएगा, तो R1 इजकल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर। तो n हो गया 2 स्क्वायर नहीं 4 बाय इतना एंगस्ट्रम, याद रखना। यदि कह देगा हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा के लिए या तीसरे कक्षा के लिए, तो n इजकल टू 3 डाल देंगे। हाइड्रोजन के लिए Z इजकल टू क्या देंगे, 1। अगर मान लीजिए He+ आयन परमाणु के लिए कह देगा, तो Z He के लिए कितना होता है, 2। और उसके बाद अगर He+ आयन के लिए दूसरे कक्षा का कह देगा बोर त्रिज्या निकालने के लिए, तो Z बराबर 2 और n बराबर भी 2 फॉर्मूला रख देंगे। तो R2 इजकल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर 4 बाय Z2 इंटू एंगस्ट्रम। तो यहाँ से आप इस चीज को याद रखिएगा, निकाल लीजिएगा। तो बोर त्रिज्या हाइड्रोजन He+ Li2+ आयन के लिए ही लागू होता है, इसे को याद रखिएगा। ये सभी एलिमेंट्स के एटम पर लागू नहीं होता। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। यानी इसका कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक हो उसी पर बोर त्रिज्या लगता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में क्या है बताए थे कि परमाणु संख्या 2, एक चार्ज घट जाएगा 1 हो जाएगा। लिथियम में 3, 2 घट गया तो 1 हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग देख लिए होंगे। एक फॉर्मूला और है आपका, इसके एनर्जी निकालने के लिए दिया इन्होंने कि एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो En बराबर फॉर्मूला -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह आता है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यदि कह देगा He+ आयन के दूसरे कक्षा का बोर ऊर्जा क्या होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो He के लिए Z कितना होगा, तो दूसरा परमाणु, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हीलियम 2 है, 1 घर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं। बोर ऊर्जा मांग रहा है, तो एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला किसे दूसरे कक्षा के लिए, तो n/2 हो गया। तो -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अब बाय 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा। अब अगला चलते हैं, कुछ और बचा है जिसको बताने के बाद कहानी खत्म करेंगे। और इससे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में हम पूछेंगे और आप बताएंगे। चलिए अगला पड़ाव देख लेते हैं हम लोग, क्वांटम संख्या। ये लास्ट इसका इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर कितना होता है, 4। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा क्या होता है, फोर क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर। हिंदी में कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। याद रखना, इसको n से दिखाते हैं, इसको l से दिखाते हैं, इसको m या ml से दिखाते हैं, इसको s या ms से दिखाते हैं। अब आपको हम सारा कहानी बताते हैं। जैसे s p d f 4 सबसे, s के लिए याद रखना L0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए कितना होता है 3 होता है। अब m का एक फॉर्मूला होता है -l से +l। अब हम सबको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पे 5 है और कहेगा इससे चारों क्वांटम नंबर निकालिए,
तो ये n हो गया। p के लिए क्या होता है भाई, l इजकल टू 1, और l 1 होगा तो m क्या होगा, माइनस l से प्लस l, तो माइनस 1 0 प्लस, और टोटल नंबर कितना हो गया 3। ms क्या होगा, तो p के लिए आपको पता है कि s में 1 से, p में कितना बनता है 3 एनर्जी लेवल, d में कितना बनता है आपको पता होना चाहिए 5, 1 2 3 4 5, f में कितने बनते हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो p है, ठीक है। तो p में बन जाएगा हमारा 3 एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन कितना डालना 5, 1 2 3 4 5, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो ms क्या होगा माइनस हाफ। आपको हम बताया ऊपर इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, नीचे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। उम्मीद करते हैं इस सब क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ओके बाय।